यहाँ पर इसको अगर आप प्रिपेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप इसको प्रिपेयर करोगे ना उतना फ़ायदा है, क्योंकि ये जो पूरा चॅप्टर है उसके सारे जो कन्सेप्ट है वो 11th में आते हैं. तर याच्यामध्ये आपण काय काय पाहणार आहोत. मोशन म्हणजे काय, डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, ॲसलरेशन म्हणजे काय, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आणि रिलेटेड इक्वेशन. ओके, या सर्व गोष्टी आपण इथे पाहणार आहोत. तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा डिस्टेंस कितना है किसी फिक्स पॉइंट से. हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग. आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन. वैसे देखा जाए तो ये अपना पहला चैप्टर है, लेकिन हम इस सीरीज़ को प्लॅन कर रहे थे अपने सेकंड युनिट टेस्ट के लिए. आपल्या शाळेमध्ये जी सेकंड युनिट टेस्ट आहे किंवा जी आपली ॲन्युअल एक्झाम आहे त्यासाठी आपण या सिरीजला प्लॅन केलं होतं. त्यामुळे आपण काय केलं की जे शेवटचे चॅप्टर आहेत ते आपण पहिले घेतले आणि जे आधीचे चॅप्टर आहेत ते आपण नंतर घेतो आहे, राईट. पण तरीही जेव्हा तुम्ही या चॅप्टरला रीड कराल तेव्हा तुमचा फायदा होणार आहे, कारण की हा जो चॅप्टर आहे तो 10व्या वर्गासाठी नंतर 11व्या वर्गासाठी खूप जास्त महत्त्वाचा आहे. तो बेटा यहाँ पर इसको अगर आप प्रिपेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप इसको प्रिपेयर करोगे ना उतना फ़ायदा है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है उसके सारे जो कंसेप्ट है वो 11th में आते हैं. 11th स्टैंडर्ड में ये पूरे कंसेप्ट आते हैं बार बार, तो इसके लिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, राइट. चलिए, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉज ऑफ मोशन, आपके सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर जो सबसे बाद हो रहा है, क्योंकि आपकी पहले सेकेंड टर्म होने वाली है ना, इसीलिए. तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो क्लास नोट्स होते हैं, ओके, यहाँ पर जो भी हमने पढ़ाया है उसकी जो भी एक नोट्स बनती है उसको हम क्लास नोट्स बोलते हैं. तो जो क्लास नोट्स है वो कहाँ पर आपको मिलती है, तो आपको हमारा चैनल है PW महाराष्ट्र क्लास 9. तो ये जो चैनल है हमारा व्हाट्सएप चैनल, तो यहाँ पर हम अपलोड करते हैं उस फाइल को, और ये जो फाइल है आप इजीली एक्सेस कर सकते हो. बस आपको जाना है चैनल के ऊपर, इसको फॉलो करना है, राइट. तो यहाँ पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के ही PDF क्लास नोट्स जो है, मतलब जो क्लास नोट्स है वो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे. चला तर बेटा मग आपण सुरुवात करूया आपला नवीन चॅप्टर. तर याच्यामध्ये आपण काय काय पाहणार आहोत. मोशन म्हणजे काय, डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, ॲसलरेशन म्हणजे काय, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आणि रिलेटेड इक्वेशन. ओके, या सर्व गोष्टी आपण इथे पाहणार आहोत. ओके, तर सर्वात आधी मोशन बद्दल आपण पाहणार आहोत. ओके चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं. मोशन के बारे में कुछ बोला गया है. देखो बुक में कैसा है ना, ये आपको पहले दिखा देता हूँ. बुक में कुछ चीज़ें है ना इतना डिफिकल्ट लगता है कि बच्चे इसको पढ़ ही नहीं पाते. ओके, देखो ऐसा बुक में दिया गया है. उसके बाद में देखो काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा थेरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर दी जाती है. ये देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थोड़ी डायग्राम आ गई तो अच्छा लगता है. तो ये सारी चीज़ें हैं अपने पहले पेज के ऊपर. थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चीज़ें अपने को दिखती है. ओके, उसके बाद में डिस्टेंस की बात की गई है, डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. ओके, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी. तो सबसे पहले जो अपने, अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में जो पहला या दूसरा पेज है, पहले 2 पेज है ना, उसके ऊपर जो कंटेंट है वो आपको एकदम मैं सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ. एकदम सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला मी सांगतो की डिस्टन्स म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे, राईट. नंतर मोशन म्हणजे काय, कशा प्रकारे आपण या गोष्टी समजून घेतो. तर या सर्व गोष्टी तुम्हाला मी एकदम सिंपल भाषेमध्ये सांगणार आहे. पण आपल्या पुस्तकामध्ये ते खूप जास्त डिफिकल्ट करून सांगितलेलं आहे. खूप जास्त थेरीवाला पार्ट आहे. तर पहा, सगळ्यात पहिला कॉन्सेप्ट आपला आहे पोझिशन. सगळ्यात पहिले आपण समजून घेतो की पोझिशन म्हणजे काय. पोझिशन म्हणजे काय की मी समजा इथे उभा आहे, तर माझं अंतर किती आहे या भिंतीपासनं, माझं अंतर किती आहे या दरवाजापासनं, माझं अंतर किती आहे या छतापासनं. ओके, तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा डिस्टेंस कितना है किसी फिक्स पॉइंट से. जैसे यहाँ पर कैमरा है तो कैमरा से मैं कितना हूँ, कैमरा से मैं 5 फुट की दूरी पर यहाँ पर खड़ा हूँ. तो ये है मेरी पोजीशन. तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस है ना, इट इज डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फिक्स पॉइंट, है ना, किसी फिक्स पॉइंट से पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, उसको पोजीशन बोला जाता है, राइट. एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कैमरा से कितनी दूरी पर हूँ, क्योंकि कैमरा जो है फिक्स है. कैमरा यहाँ पर मोशन कर रहा है क्या, नहीं, कैमरा अपनी जगह पर फिक्स है. तो किसी फिक्स वस्तु से मेरा डिस्टेंस कितना है
दैट वी कॉल्ड पोजीशन। ये जो छत यहाँ पर लगी हुई है, तो छत तो फिक्स है, वो तो हिलने वाली नहीं है, तो वहां से मेरा डिस्टेंस कितना है, दैट वी कॉल्ड पोजीशन। हो गया, समझ में आ रहा है ऐसा? तो ये होता है पोजीशन। और अगर आपको पोजीशन नाम की चीज समझ में आ चुकी है तो हम बात कर सकते हैं मोशन के बारे में, क्योंकि जब तक पोजीशन समझ में आएगा नहीं, मोशन समझ में नहीं आ सकता। तो मोशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मोशन देखो, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मतलब कैमरा के फ्रेम के बाहर में हूँ, अभी मैं कैमरे की फ्रेम में आऊँगा और फिर मैं कैमरे की फ्रेम से बाहर चला जाऊँगा। हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये है मोशन। मोशन का मतलब है पोजीशन का चेंज होना। अगर आपकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, आप यहाँ पर हो, फिर आप यहाँ पर हो, फिर आप यहाँ पे हो, फिर आप यहाँ पे हो, तो समय के साथ, है ना, समय के साथ अगर आपकी पोजीशन बदल रही है, इसी को मोशन कहा जाता है। मोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, है ना, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फिक्स पॉइंट। समझ में आ रहा है? किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन अगर बार बार बदल रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैमरे की फ्रेम, तो कैमरे की जो फ्रेम है वो मेरे लिए बन चुकी है फिक्स पॉइंट। तो मैं पहले फिक्स पॉइंट के बाहर था, फिर मैं फिक्स पॉइंट के अंदर आया और फिर मैं धीरे धीरे फिक्स पॉइंट के बाहर चला गया। तो ये होती है मोशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट फिक्स पॉइंट, दैट वी कॉल्ड मोशन। उसको मोशन बोला जाता है, राइट? ये दोनों चीजें हो गई। अब ये दोनों चीजें होने के बाद में हमारे पास में आता है एक कंसेप्ट, वो है डिस्टेंस, है ना, कि डिस्टेंस होता क्या है। ओके, चलिए डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए 2 पॉइंट। अगर मुझे जर्नी की बात करनी है तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए। ओके, म्हणजे समजा आपण अकोल्यावरनं निघालो आणि आपण शेगावला गेलो, है ना, आपण अकोल्यावरनं निघालो आणि कुठे गेलो, आपण शेगावला गेलो। तर आता ॲक्च्युअली अकोला ते शेगाव हा कोणता सरळ रस्ता आहे का, हा स्ट्रेट लाइन आहे का? नहीं। अगर हम अकोला से शेगाव में गए तो ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, आपको ऐसा अकोला से निकल के ऐसा घूम के ऐसा कहीं पर यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। सीधा रास्ता है क्या? नहीं, सीधा रास्ता नहीं। तो ये जो होता है, तो ये है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, है ना। तो इसी को डिस्टेंस बोला जाता है। आपकी जो गाड़ी आप चला रहे हो ना, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो आप चला रहे हो, तो इसके, है ना, वहाँ पे एक ओडोमीटर होता है, वहाँ पर जो है डिस्टेंस कितना कवर किया वो आपको दिखता है। तो वो जो आपको बता रहा है कि आप अकोला में थे, मान लीजिए कि तब रीडिंग था 3000 किलोमीटर, फिर आप वहाँ से निकल करके शेगांव में पहुँच गए तो आपका रीडिंग हो गया 3040 किलोमीटर, मतलब आपने गाड़ी चलाई है 40 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? 40 किलोमीटर या 40 या 50 जो भी है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, राइट। तो ये जो एक्चुअल पाथ हम कवर करते हैं उसको डिस्टेंस बोला जाता है। तो डिस्टेंस का क्या होगा डेफिनेशन, यहां पर आएगा एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, है ना। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, दैट वी कॉल्ड कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस बोला जाता है ना। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद में जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए अब डिस्प्लेसमेंट की बात हम जब करते हैं तो वहां पर कंसेप्ट क्या आता है, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं तो कुछ भी नहीं करना है। देखो, ये अकोला है, ये शेगांव है, तो करना क्या है, एक सीधी लाइन बनाई है। मान लीजिए अकोला में क्या हो गया, मतलब
एयरपोर्ट हो गया मान लीजिए अकोला में क्या हो गया एयरपोर्ट, और शिगांव में भी एयरपोर्ट हो गया। अब आप डायरेक्ट बैठते हो यहाँ पे एरोप्लेन से अकोला से, है ना, अकोला में आप एरोप्लेन में बैठते हो और पूरा फ्लाइट लेते हो आप डायरेक्ट अकोला से शिगांव। इस कंडीशन में जो आपका एक पाथ होने वाला है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होने वाला है जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्या होगा, अकोला से शिगांव आप प्लेन में बैठे, अकोला में एयरपोर्ट है वहां से बैठे आप, और शिगांव में एयरपोर्ट है, दोनों जगह पे एयरपोर्ट बन चुका है, और आपने डायरेक्ट फ्लाइट लिया और आप अकोला से शिगांव पहुंच गए एकदम सीधी लाइन में। तो ये जो सीधी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, एकदम एकदम शॉर्टकट जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को जोड़ता है, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इसकी डेफिनेशन कि शॉर्टेस्ट पार्ट, है ना, द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट path between initial and final point, initial and final point. The shortest path between initial and final point is called displacement, है ना, समझ में आ रहा है? द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ओके, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देखो पहले आपको मैंने पोजीशन समझाया, फिर आपको मैंने मोशन समझाया, फिर आपको मैंने डिस्टेंस समझाया, फिर आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट समझाया, कितना सिंपल है। लेकिन यही जब आप बुक में पढ़ते हो ना, जेव्हा आपण पुस्तकामधनं वाचतो तेव्हा या गोष्टी खूप जास्त डिफिकल्ट वाटायला लागतात, कारण की पुस्तकाची लँग्वेज जी आहे 9व्या वर्गातल्या मुलांसाठी ती खूप जास्त डिफिकल्ट आहे। आणि इवन तुम्हाला मी हे सांगायचा प्रयत्न करतोय की लँग्वेज तर डिफिकल्ट आहेच, पण लॉज ऑफ मोशन हा जो चॅप्टर आहे, लॉज ऑफ मोशन हा जो चॅप्टर आहे तो यूज केला जातो, किंवा हा चॅप्टर कधी असतो माहिती आहे का, हा 11वी किंवा 12वीच्या मुलांसाठी तयार केलेला चॅप्टर आहे। ओके बेटा, हा जो चॅप्टर आहे तो कुठे बनवलेला आहे, 11वी आणि 12वीच्या मुलांसाठी तैयार केलेला चैप्टर है, त्यांच्या लेवलचा चैप्टर है, त्यामुळे हा थोड़ा चैप्टर डिफिकल्ट है। ओके, फिर भी मैंने आपको देखो एकदम सिंपल भाषा में समझा के दिया है, पूरी आपकी नोट्स तैयार हो चुकी है, पोजीशन, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके ऊपर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो अगर आपने सॉल्व कर लिया मतलब हो गया अपना काम पूरा, वो अगर आपने सॉल्व कर लिया मतलब आपको पूरा समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि आप है ना इस तरीके से घूम रहे हो, है ना, समझ में आ रहा है? देखो आप मान लीजिए इस तरीके से आप घूम रहे हो, तो आप यहाँ से निकले, देखो यही आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, आप यहाँ से निकले और आप फिर से यहाँ पे पहुँच गए, मतलब ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इसको मैं ए बोलता हूँ, और पूरा घूम करके आप ए पर ही आ गए, पूरा घूम करके आप ए पर ही आ गए। अब इसमें ये जो सर्कल है, तो मान लीजिए इसकी रेडियस मैं बोलता हूँ, इसकी रेडियस मैं बोलता हूँ मान लीजिए कितना है, इसकी रेडियस मैं आर पकड़ लेता हूँ इस सर्कल की। मान लीजिए कोई मैदान है ना, मान लीजिए कोई ग्राउंड है, कोई मैदान है, और उस मैदान का जो रेडियस है वो आर है, और आप किसी एक पॉइंट से निकलते हो और पूरा चक्कर लगा के यहाँ पर आते हो। आ रहा है समझ में? अब ऐसे केस में अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ये बताना है ऐसे केस में कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपको बताना है इस केस में। ये बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है ये, ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होने वाला है। तो आपको बताना चाहता हूँ मैं, जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा होता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट में मैं देखता हूँ कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, और मैं देखता हूँ यहाँ पर कि फाइनल पॉइंट कौन सा है ना, ये दो चीज़ें देखता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो बेटा कि जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है, और जो फाइनल पॉइंट है वो भी ए है ना, जो इनिशियल पॉइंट है वो भी ए है, जो फाइनल पॉइंट है वो भी ए है, मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। ओके, मतलब मैं अपने घर से निकला और मैं अपने घर पे पहुंच गया, अब इन दोनों चीज़ें तो एक ही हो गई ना, जो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया।
अब इन दोनों में शॉर्टकट पाथ कौन सा निकलेगा? इन दोनों में कोई शॉर्टकट निकल सकता है क्या? अगर दोनों ही पॉइंट एक ही है तो इन दोनों में शॉर्टकट निकल सकता है क्या? नहीं, इसमें कोई शॉर्टकट निकल नहीं सकता। अब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हो जाता है 0, क्योंकि आप जहां से निकले वहां पर पहुंच गए, आपका इनिशियल फाइनल पॉइंट वही है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस में मैं एक्चुअल पाथ कवर किया है मैंने। अगर मैं गाड़ी चला करके ऐसा पूरा सर्कल कंप्लीट करता हूँ तो मुझे एक्चुअल पाथ मेरे गाड़ी के ओडोमीटर में दिखेगा कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। रीडिंग मेरे को बताएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ जो है पूरी वो है सरकमफरेंस के बराबर। ओके, किसके बराबर है? सरकमफरेंस के बराबर। अब जो सरकमफरेंस है उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, दैट वी कॉल सरकमफरेंस, दैट वी कॉल सरकमफरेंस। ओके, आ रही है बात समझ में? इस तरीके से समझ में आ रहा है? लिखो सब लोग। ओके, ऐसा होता है। ओके बेटा, ऐसा होता है। तो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसमें आपको समझना होता है कि अगर मैं सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता हूँ तो जितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 0, और जो डिस्टेंस होता है वो सरकमफरेंस के बराबर होता है। जो सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2 इंटू पाई इंटू आर। ओके, चलिए, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जिसमें ये आपको आ सकता है एग्जाम में। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको मैंने पढ़ा दिया। आगे देखते हैं कि अपने बुक में क्या क्या है। चलिए, अगला जो कंसेप्ट है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी का। उसके बाद का जो कंसेप्ट है वो है फॉर्मूला। उसके बाद का जो कंसेप्ट है, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा एक न्यू क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद में चलिए, ये क्वेश्चन ही है वैसे तो, हाँ, और यहाँ पर यूनिट्स की बात की गई है। और कुछ है क्या? चलिए, तो आपको मैं पहले इतना समझा देता हूँ कि यहाँ तक जो है उतना मैं आपको पहले समझा देता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैंने एक पेज ऐड किया, राइट। तो अपने बुक का सेकंड और थर्ड पेज यहाँ पर कंप्लीट अभी मैं करने वाला हूँ। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं स्पीड की, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी की। डिफिकल्ट है क्या? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। काही डिफिकल्ट है का? काहीच डिफिकल्ट नाही आहे, एकदम सिंपल आहे, एकदम सिंपल है ना, काहीच करायचं नाही आपल्याला। हा आपला अकोला आहे आणि हे आपलं शेगाव आहे। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम अपनी शेगाव बहुत दूर नाही आहे, तो आपण अपने व्हेकल से निकलते। तर आपण निघालो अकोल्यावरनं, असं आपण असं 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 आपण पोचलो शेगावपर्यंत। ऐसा घूम घूम के अभी हम भाई शेगाव में पहुंच गए। चलिए, तो ये जो है वो एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल पाथ को हम बोलते हैं, जो एक्चुअल पाथ हमारे गाड़ी में जो डिस्टेंस कवर किया हुआ दिखेगा उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ को, है ना, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, तो डिस्टेंस का हम क्या लिखते हैं? डी। डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। अब मान लीजिए कि दोनों जगह पे एयरपोर्ट बन गया। अब एयरपोर्ट बन गया है तो हम क्या करेंगे? सीधा यहाँ से फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अरे सीधा सीधा रास्ता है। तो ये एक्चुअल पाथ नहीं है ना, ये शॉर्टकट पाथ है। तो ये जो शॉर्टकट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये बन गया है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्टकट पाथ, है ना। ये क्या हो गया? शॉर्टकट पाथ। ये बन चुका है शॉर्टकट पाथ, ये बन चुका है शॉर्टकट पाथ। तो इसको हम क्या लिखते हैं? स्मॉल एस। इसको हम लिखते हैं स्मॉल एस। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट बोलते हैं। ये जो इसका सिंबल जो होता है वो स्मॉल एस होता है ना, इसको सिंबल है, इसको स्मॉल एस बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया भाई? चलो, अब इतना क्लियर होने के बाद में डी भी हो गया और एस भी हो गया आपका। अब देखो, यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते ना,
जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं तो जब हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये अपना इनिशियल पॉइंट है और ये अपना फाइनल पॉइंट है ना, ये अपना इनिशियल पॉइंट है और ये अपना फाइनल पॉइंट है। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हमें डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी होती है ना, हमें डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी होती है। तो यहाँ पर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टकट पाथ तो बताना ही है, उसके अलावा आपको यहाँ पर डायरेक्शन भी बतानी है कि हम कहाँ से निकले और कहाँ पे पहुँचे। नॉर्थ से निकले साउथ में पहुँचे, ईस्ट से निकले वेस्ट में पहुँचे, या फिर वेस्ट से निकले ईस्ट में पहुँचे। तो इस तरीके से आपको बताना है। ओके, इस तरीके से आपको बताना है। ओके बेटा, ऐसा होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर बताओ और डायरेक्शन बताओ। लेकिन अपने को डिस्टेंस में ऐसा कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं। डिस्टेंस में आपने डिस्टेंस बताया, बात खत्म हो गई। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो जब हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं, अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ता है पता है आपको? मुझे यहाँ पर डिस्टेंस लिखना पड़ता है कि डिस्टेंस कितना है, और इसको मुझे टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम मुझे करना पड़ता है ना। यहाँ पर डी आएगा और यहाँ पे टाइम आएगा। ओके, अब डिस्टेंस जब हम बात कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं होती। अब जहाँ पर हमें डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें अपने को डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, तो स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती तो हम उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद हम वेलोसिटी की बात करते। तो वेलोसिटी के जब मैं वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर लिखना पड़ता है टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सिंबल है एस, डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है वो एस है, और टाइम का जो है वो टी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है तो इसके सर पे हम एक एरो देते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन बतानी है एरो को दिखा करके। तो ये जो क्वांटिटी है इसमें हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, ओके। देखो, डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड स्केलर हो गया। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या बन गया? स्केलर बन गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी बन गया। ओके, ऐसा होता है, ऐसी बात होती। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? चलिए, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला गया था यहाँ पे? कोई बात नहीं, अभी हम यूनिट्स की बात करते हैं। है ना। देखो, स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे डिस्टेंस को मेजर करना है ना, अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो या तो मैं सेंटीमीटर यूज कर सकता हूँ या फिर मैं मीटर यूज कर सकता हूँ। और टाइम को अगर मेजर करना है तो मैं सेकेंड्स का यूज करता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने सेंटीमीटर का यूज किया तो वो जो यूनिट होता है, वो जो सिस्टम होती है, उसको सीजीएस सिस्टम बोला जाता है। अगर मैं सेंटीमीटर का यूज कर रहा हूँ तो उस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम बोला जाता है, और अगर मैं मीटर का यूज कर रहा हूँ तो उसको एमकेएस सिस्टम बोला जाता है ना, उसको एमकेएस सिस्टम बोला जाता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे एक तो मैं सेंटीमीटर लिख सकता हूँ या फिर मैं मीटर लिख सकता हूँ। ओके, टाइम को जो है वो सेकेंड्स में ही कैलकुलेट करना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीटर बाय सेकेंड ये जो हो गई वो एमकेएस सिस्टम हो गई, या फिर वो एसआई सिस्टम हो गई। और अगर मैं सेंटीमीटर बाय सेकंड करता हूं तो वो सीजीएस सिस्टम हो गई, है ना, सीजीएस सिस्टम हो गई। आप बोलोगे सर सीजीएस का मतलब क्या होता है ना। देखो, टी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड्स। ओके, जहाँ पे डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर किया जा रहा है, मास को ग्राम में मेजर किया जा रहा है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जा रहा है,
तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है CGS सिस्टम। उसके बाद अगर मैं, है ना, MKS, MKS, M मतलब होता है मीटर, K मतलब होता है किलोग्राम, ओके, S मतलब होता है सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो ये जो पूरी सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, ये जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हम MKS सिस्टम, है ना, जिसमें डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। ओके, तो ये होता है CGS और एक होता है MKS। ऐसे दो सिस्टम होते हैं। और जो MKS सिस्टम है उसको SI सिस्टम भी बोला जाता है। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसा उसको बोला जाता है ना, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में वो काम करेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। उसके बाद में यहाँ पर कुछ, है ना, वेक्टर क्वांटिटी की बात की गई है। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। इसको होता क्या है, मान लीजिए आप यहाँ से निकले, ये आपका घर है और आपको यहाँ पे जाना है ना, यहाँ पे आपको जाना है। ओके, तो ये हो गई सीधी लाइन, है ना, ये हो गई सीधी लाइन। ओके, ये हो गई सीधी लाइन। अब ऐसे केस में क्या हो जाता है, ऐसे केस में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ही क्या होता है, डिस्टेंस हो जाता है, स्ट्रेट लाइन, है ना, समझ में आ रहा है? जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस हो जाता है। अब ऐसे केस में स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ऐसे केस में, क्योंकि स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है? रास्ता सीधा है तो, समझ में आ रहा है, रास्ता सीधा है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना ही है कि वेलोसिटी बताने के समय हम डायरेक्शन बताएंगे और स्पीड बताते समय हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे। ओके, अब ऐसे केस में हो क्या जाता है कि जो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी बन जाती है स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, स्पीड विथ डायरेक्शन। ओके, ऐसे केस में क्या हो जाता है, वेलोसिटी क्या बन जाती है, स्पीड विथ डायरेक्शन, मतलब जितनी स्पीड है उतनी ही वेलोसिटी है, और बस आप स्पीड बताओ और डायरेक्शन बता दो। अगर आपने स्पीड और डायरेक्शन दोनों बता दिया तो बेसिकली आप क्या बता रहे हो, आप वेलोसिटी बता रहे हो, राइट। चलिए अब आप यहां से निकले, सीधा सीधा जा रहे हो, ओके, तो लाइन जो है, मतलब डायरेक्शन जो है, वो डायरेक्शन भी आपने, अगर आप सीधे रास्ते से जा रहे हो तो ना आप डायरेक्शन बदल रहे हो और ना आप स्पीड बदल रहे हो, आपकी स्पीड भी कांस्टेंट है, आपकी वेलोसिटी भी, आपकी स्पीड भी कांस्टेंट है और आपकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अगर आपकी स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट है तो उस केस में आपकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, आपकी वेलोसिटी बन जाएगी कांस्टेंट की, अगर आपकी स्पीड बदल नहीं रही है और आपकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है। समझ में आ रहा है? ऐसी बात होती, ओके, ऐसा होता। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप इस तरीके से जा रहे हो, है ना, इस तरीके से आप जा रहे हो, है ना, अब इस केस में क्या होता है बताया क्या आपको, अगर आप सर्कुलर पाथ में कवर कर रहे हो, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज तरीके से ट्रैवल कर रहे हो, अब यहाँ से निकले, आप इधर जा रहे हो, है ना, मतलब देखो यहाँ से निकले आप तो आपकी डायरेक्शन यहाँ पे है, आप थोड़ा सा आगे आए तो आपने फिर से अपनी डायरेक्शन बदल दी,
मतलब जब जब आप सर्कल में घूमते हो ना, तो आप आपकी डायरेक्शन बार बार बदलते हो। ओके, जब आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन ये थी, आप थोड़ा आगे आ गए तो आपने डायरेक्शन बदल दी क्योंकि आपको टर्न लेना था। आप अगर यहाँ पे आ गए तो आपने अपनी डायरेक्शन फिर से बदल दी। आप यहाँ पे आ गए तो आपने अपनी डायरेक्शन फिर से बदल दी। यहाँ पे आ गए तो फिर से अपनी डायरेक्शन बदल दी। तो बार बार आप अपनी डायरेक्शन को बदल रहे हो। बार बार आप अपनी डायरेक्शन को बदल रहे हो। ओके, आ रहा है समझ में? बार बार आप अपनी डायरेक्शन को बदल रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में होता क्या है? सर्कुलर मोशन में भले ही आप यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आपको आपकी डायरेक्शन बार बार बदलनी होती है। क्यों बदलनी होती है? क्योंकि आपको टर्न लेना पड़ता है बार बार। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, सर्कुलर मोशन में भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज हो रही है। डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। आ रहा समझ में? स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बार बार बदल रही है। अब ऐसे केस में स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बार बार बदल रही है। ऐसे केस में वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ऐसे केस में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ओके, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन अगर बार बार बदल रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना? आ रहा समझ में? वेलोसिटी क्या हो जाती है? वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ऐसा होता है। ओके, मतलब वेलोसिटी दो चीजों से बनी हुई है, एक है स्पीड, एक है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदलने वाली। अब देखो दूसरा प्रकार। देखो आप जब आप सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहे थे, तो मान लीजिए कि आपकी डायरेक्शन तो बदलने वाली नहीं है स्ट्रेट लाइन में। आप यहाँ से निकलोगे यहाँ पे जाओगे, मतलब लेफ्ट से निकलोगे राइट में जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपकी डायरेक्शन जो है कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी स्पीड को वैरी कर सकते हो। यहाँ पर अपनी स्पीड को आप बदल सकते हो बार बार, है ना? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि जो स्पीड है, तो स्पीड जो है वो चेंज होने वाली है, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे होने वाली है? डायरेक्शन कांस्टेंट रहने वाली। जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रहने वाली। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में भी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। ओके, समझ रहा है? तो वेलोसिटी दो चीजों से बनती है, एक होती है स्पीड, एक होती है डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, भले ही आपकी स्पीड कांस्टेंट क्यों ना हो। और अगर ऐसा है कि आपकी स्पीड चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है, ऐसे केस में भी आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा होता है। ओके, इसे एक को बोला जाता है इफेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। ऐसा वो कंसेप्ट है। ओके, और क्या बोला गया है? हाँ, अभी कंसेप्ट है यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना? लीनियर है, मतलब अगर आप सीधी लाइन में जा रहे हो तो उसको लीनियर मोशन बोला जाता है। तो पहला कंसेप्ट है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लीनियर मोशन। दूसरा कंसेप्ट है एक्सेलरेशन। ओके, दूसरा कंसेप्ट है एक्सेलरेशन। चलिए, तो पहले आपको मैं समझाता हूँ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना? पहले आपको मैं समझाता हूँ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सिंपल सी बात है, आप घर से निकले, है ना? लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर मोशन मतलब क्या? इन लाइन, है ना? इन अ पर्टिकुलर लाइन,
इन अ पर्टिकुलर लाइन। ओके, किसी लाइन में अगर मोशन आप परफॉर्म कर रहे हो उसको लीनियर मोशन बोला जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? अब कभी कभी लाइन जो है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइन एकदम सीधी रहेगी हर बार। ओके, कभी कभी ऐसी टर्न भी होने वाली है, तो इसको लाइन मतलब कर्व लाइन भी होती है ना। देखो, ये जो है ये कंप्लीट सर्कल है ना, ये जो है कंप्लीट सर्कल हो गया। ओके, जब तक सर्कल नहीं बनता वो लाइन ही है। मैं देखो यहां से, ये भी क्या है, लाइन ही है लेकिन कर्व लाइन है। ये देखो, ये भी लाइन ही है लेकिन कर्व लाइन है। जब तक मैं इनिशियल और फाइनल एंड को जोड़ नहीं देता तब तक वो सर्कुलर नहीं है, वो लाइन है, भले ही आप उसको कर्व लाइन बोलो। ओके, तो लीनियर मोशन में सीधी लाइन के मतलब ऐसा नहीं कि सीधी लाइन हो सकती है, थोड़ी कर्व लाइन भी हो सकती है। ओके बेटा, चल इतना क्लियर हो गया, लीनियर मोशन इन अ पर्टिकुलर लाइन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटा। तो इसमें होता है, इसमें दो प्रकार होते हैं, इसमें होते हैं दो प्रकार। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन इसमें कैसा होता है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर टाइम में लिखता हूँ, है ना, टाइम लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने टाइम लिखा हुआ है, तो आपने पहले सेकंड में कितना कवर किया, आपने पहले सेकंड में 10 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में आपने फिर से 10 मीटर कवर किया, तीसरे में आपने फिर से 10 मीटर कवर किया, चौथे में आपने फिर से 10 मीटर कवर किया, पांचवें में आपने फिर से 10 मीटर कवर किया। तो आप हर बार क्या कर रहे हो, हर बार आप 10 10 10 10, हर बार आप 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो हर एक सेकंड में, मतलब इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। उसके बाद में देखो नॉन यूनिफॉर्म में, यहाँ पर देखो पहला सेकेंड, है ना, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहला सेकेंड, फिर दूसरा सेकेंड, फिर तीसरा सेकेंड, फिर चौथा सेकेंड, फिर पांचवा सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले सेकेंड में आपने, ओके देखो, पहले सेकेंड में आपने 10 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में आपने 20 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड में आपने 15 मीटर कवर किया, चौथे सेकंड में आपने 12 मीटर कवर किया, पांचवें सेकंड में आपने 13 मीटर कवर किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वल टाइम में आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मतलब आपको गाड़ी की जो स्पीड आप जो आप गाड़ी चला रहे हो उसको आप अपने मन से भगा रहे हो। देखिए, हम जब बाहर निकलेंगे, ओके, तो अपना घर तो एकदम हाईवे पे होता नहीं है, हाईवे पे होता है कि अपना घर नहीं, है ना, मतलब किसी एरिया में होता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्राउड भी होता है। मान लीजिए किसी के घर के पास में सब्जी मंडी होती है ना, जहाँ पर सब्जी मंडी होती है, सब्जी अपने को मिलती है। यहाँ पर, या फिर अपने घर के पास में अगर स्कूल है, या फिर अपने घर के पास में कोई स्टेडियम है, तो वहाँ पर होता क्या है कि लोगों की भीड़ होती है वहाँ। तो जब हम वहाँ से गाड़ी चलाएंगे तो हम धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे, लेकिन जैसे ही हम मेन रोड पे आएंगे तब जाकर के हम स्पीड उसकी बढ़ाने वाले। तो जब हम किसी भीड़ में गाड़ी चला रहे हैं तो हम धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। ओके, ऐसा होता है। तो धीरे धीरे हम क्या करने वाले, उसकी स्पीड बढ़ाने वाले। तो ये जो होता है वो क्राउड एरिया में गाड़ी इस तरीके से चलती है, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। लेकिन जैसे एकदम एकदम खाली रोड आ जाता है तो खाली रोड में अपनी मोशन इस प्रकार से होती है ना, खाली रोड पे अपनी मोशन कैसे इस प्रकार से होती है, हम यूनिफॉर्म तरीके से एकदम कांस्टेंट स्पीड के साथ में गाड़ी चला सकते हैं। तो ये होती है यूनिफॉर्म मोशन, ये होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, बस इतना ही। ओके, चलो चलो, अब जो कंसेप्ट है वो है एक्सेलरेशन का, जो काफ़ी डिफिकल्ट अपने को लगता है लेकिन है नहीं, काफ़ी डिफिकल्ट अपने को लगता है लेकिन है नहीं। उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके, उसके अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलो,
तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, अब देखो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि वेलोसिटी क्या होता है। तो देखो वेलोसिटी जो चीज़ होती है वो दो चीज़ों से बनती है, जिसमें हम स्पीड की बात करते हैं प्लस हम डायरेक्शन की बात करते हैं। ओके, अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर बदलती है, इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ बदलती है तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी बदल गई। तो अगर आपको वेलोसिटी का बदलना समझ में आ गया है तो आपको एक्सेलरेशन समझ में आ चुका है। एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में होने वाला बदलाव, है ना, है ना। वेलोसिटी में होने वाला बदलाव मतलब एक्सेलरेशन। कि वेलोसिटी में चेंज हो जाता है तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। ओके, अब देखिए आप घर से निकले तो आपकी स्पीड कितनी थी, मान लीजिए आप घर से निकले तो आपकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और आप थोड़ी दूर जाने के बाद में आपकी जो स्पीड हो गई वो 50 मीटर पर सेकेंड हो चुकी। ओके, तो मान लीजिए कि आप घर से निकल करके मेन रोड तक जब आप पहुंचे तो उसमें आपको लगा 10 सेकेंड का समय। ओके, 10 सेकेंड का आपने समय लिया, तो 10 सेकेंड में आपकी जो स्पीड है वो 10 से 50 हो गई। तो अभी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अभी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है उसमें हम करेंगे, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। डिवीजन में आएगा टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही बदलाव होगा ना, है ना। कहीं पर भी बदलाव होता है तो उसके लिए टाइम लगता है। ओके, अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। v का मतलब होता है आपकी फाइनल वेलोसिटी, है ना, और u का मतलब होता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो v माइनस यू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टाइम हो जाएगा। ओके, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया आपने 10 सेकेंड्स। टाइम जो आपने लिया है वो आपने लिया है 10 सेकेंड, तो 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, है ना। इसका आंसर देखो क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड्स। इसका आंसर आने वाला है 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। इसका फाइनल आंसर आएगा 4 मीटर बाय सेकेंड का स्क्वायर। समझ रहे हो, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर ये होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, इसे बोला जाता है एक्सेलरेशन। ओके, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। ओके, अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखो यहाँ पे टाइम दिया गया है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि टाइम जो है इक्वली बढ़ रहा है 10-10 के रेट से, और जो डिस्टेंस है वो कैसा बढ़ रहा है 15-15 के रेट से बढ़ रहा है। अब ऐसे केस में जब हम ग्राफ निकालेंगे तो वो जो ग्राफ आने वाला है वो आने वाला है ना, ऐसे केस में अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो वो ग्राफ आने वाला है स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसा ग्राफ आने वाला, क्योंकि इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो आपका ग्राफ कैसा आने वाला है, लीनियर ग्राफ आने वाला है। उसके बाद, है ना, नॉन यूनिफॉर्म, देखो यहाँ पे टाइम इक्वल है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और डिस्टेंस देखो 0, 7, 12, 20, 30, 41, 50, 50। अब ऐसे केस में जब हम ग्राफ निकालेंगे तो वो जो ग्राफ है, देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ आपका डिस्टेंस, है ना, उसके बाद में यहाँ पर मैं लेता हूँ आपका टाइम। ओके, अब ऐसे केस में जो ग्राफ आने वाला है वो एकदम रैंडम आने वाला है, एकदम उसका कोई भरोसा नहीं, मतलब कभी
कभी ऐसा जाता है, ओके, फिर कभी ऐसा जाता है, ओके, फिर और कभी बढ़ता है, ओके, ऐसा बढ़ता है, कभी ऐसा बढ़ता है, ओके, कभी आपका ऐसा बढ़ता है, कभी आपका ऐसा बढ़ता है, कभी आपका ऐसा बढ़ता है। मतलब ये जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है, ओके। नॉन यूनिफॉर्म तरीके से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ पे, ओके, समझ में आ रहा है, ऐसा ग्राफ आने वाला। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, मतलब आप घर से निकले, जब आप घर से निकले तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। उसके बाद में 10 सेकेंड हो गए, 10 सेकेंड के बाद भी आपकी वेलोसिटी कितनी है, 10 सेकेंड के बाद भी आपकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड ही है, ओके। और 10 सेकेंड के बाद में आपकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड ही है। मतलब टाइम के साथ में आपकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, मतलब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओके। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है, ऐसे केस में ग्राफ आने वाला है इस तरीके से, ओके, पैरेलल लाइन। मतलब टाइम के साथ में आपकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, वो कांस्टेंट है, ऐसा होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ओके। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पहले हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे होता है। चलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब है, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, ओके, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो मान लीजिए कि आपकी पहले वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, फिर एक सेकंड के बाद, एक सेकंड के बाद में आपकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड, ओके। और एक सेकंड के बाद में आपकी वेलोसिटी हो जाती है 14 मीटर पर सेकेंड, और एक सेकंड के बाद में आपकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी, 16 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 2 के रेट से बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन कितना है, देखो जरा, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, इतना डिफरेंस है, इतने डिफरेंस से वेलोसिटी बढ़ रही है हर एक सेकेंड में। तो यहां पर एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया भैया आपका एक्सेलरेशन। इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ता है ना। इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ओके, तो हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा और एक एक्सेलरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, निगेटिव एक्सेलरेशन। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे आपको मैं बोलूं कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड के बाद में आपकी वेलोसिटी हो गई u1, ये हो गई आपकी 12 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एक सेकेंड के बाद आपकी जो वेलोसिटी हो गई वो 13 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसके और एक सेकेंड के बाद में आपकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, और एक सेकेंड के बाद में आपकी वेलोसिटी हो गई 18 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपकी जो वेलोसिटी है वो बदल रही है, मतलब एक सेकंड में 12 हो गया, और एक सेकंड में 13 हो गया, और एक सेकंड में 15 हो गया, और एक सेकंड में 18 हो गया। तो डिफरेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर से 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर से 3 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसको बोला जाता है निगेटिव एक्सेलरेशन, बोला जाता है, सॉरी,
इसको देखो, ये जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, इसको लिया जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? अब निगेटिव का अगर मैं बोलूं, है ना, ये जो ऊपर का हो गया आपका, जो पहला वाला आपका हो गया, वो था आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये था आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये जो है वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, निगेटिव एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? निगेटिव मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, निगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। इसमें कैसा रहेगा देखो सर, निगेटिव एक्सेलरेशन में कैसा रहेगा कि मान लो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 1 सेकंड के बाद में आपकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आ रहा है? इसके और 1 सेकंड के बाद में आपकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकंड के बाद में आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो हर 1 सेकंड में 2 से कम हो रही है। ओके, तो इसको बोला जाता है निगेटिव एक्सेलरेशन, जहां पर वेलोसिटी कम होती जाती है। ओके, चलो, ऐसा होता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास में ग्राफ है, हाँ, है ना, देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है। ओके, मतलब देखो, पहले कितनी वेलोसिटी थी 0, बाद में 8 हो गई, उसके बाद में 16 हो गई, उसके बाद में कितनी हो गई 24, उसके बाद में 32 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 48 हो गई, फिर 56 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो गैप है वो 8 का, 8 का। ओके, ओके, समझ में आ रहा है? 8 मतलब हर जगह पे 8 का गैप है, मतलब वेलोसिटी जो है 8 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रही है हर 1 सेकंड में। उसके बाद ये हो गया, हाँ, 1 मिनट, चलो, हाँ, यही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, है ना, तो ये कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आप अपने सॉल्व कर सकते, आपको समय मिलेगा तो आप ये इसको सॉल्व कर लेना। ये होमवर्क है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, 5-6 क्वेश्चन है। इसको आप जब आपको समय मिले आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात हो रही है और यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो इस तरीके से, ये 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 और ये। ओके, चलिए, है ना, ऐसा पूरा अपना है विषय। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पहली बात तो 9th के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट है जो कि आपकी बुक में दिया गया है। ओके, इसको नहीं देना चाहिए था बेसिकली, क्योंकि 9 के बच्चों का लेवल है ही नहीं इतना जिस तरीके से ये समझाया गया है। इवन मैं आपको समझाता हूँ, ये जो कंसेप्ट है, जब मैं ये 11वीं वालों को समझाता हूँ उनको भी ये नहीं समझता है। ओके, तो आपको ये मैं नहीं समझाने वाला, मैं आपको इसका बेसिक वर्जन समझाने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये आपको मैं समझाऊंगा तो इसके पहले जो मैंने 1 घंटा पढ़ाया है ये आप सारा भूल जाओगे। ओके, इसलिए हम धीरे धीरे, है ना, एकदम से होता कैसा है बताए क्या, कि हम क्या करते हैं, हम रोज सब्जी और रोटी खाते हैं, है ना, सब्जी खा ली, फिर हमने कभी बैंगन खा लिया, कभी हमने आलू खा लिया, कभी हमने भिंडी खा ली। लेकिन होता क्या है, कभी कभी एकदम से खाने में आ जाता है चना। समझ रहे हो? एकदम से क्या हो गया, म्हणजे आपल्या जेवणामध्ये काय म्हणजे त्याला आपण म्हणतो, है ना, हरभरा। एकदम आपण समजा भिजवलेल्या हरभऱ्यांचं एकदम उसळ तयार केली आणि एकदम आपण भिजवलेल्या हरभऱ्यांची उसळ खायला लागलो। ओके, आणि काय झालं माहिती आहे का, ज्याप्रमाणे आपण आलूची भाजी खात होतो, आपल्याला वाटलं की आज पण आलूची भाजीच आहे, तर आपण जो चना आहे किंवा जो हरभरा आहे त्याला आपण अशा प्रकारे खाल्ला कि आपल्याला वाटलं कि अपन आलू खातो है, तो हमने दबा के चना खा लिया,
लेकिन चना खाने के बाद में जो अपनी कंडीशन हुई वैसी कंडीशन यहाँ पर होने वाली है। मतलब बाकी जो सारा जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल सिंपल और बीच में एकदम से आपके सामने आ गई है ना। म्हणजे चण्याची उसळ एकदम आपल्या समोर आली आता आणि आपण ती आलूच्या भाजीसारखी समजा खाल्ली तर आपल्याला डायजेस्ट होणार आहे का? नाही, ती आपल्याला डायजेस्ट होणार नाही. जे आपलं डायजेस्ट झालेलं आहे ते पण आपलं पूर्ण खराब होऊन जाईल. त्यामुळे हा कन्सेप्ट पूर्ण तुम्हाला काही करायची आवश्यकता नाही आहे. पण तुम्हाला मी एकदम बेसिक गोष्टी सांगतो है ना, ज्या गोष्टी बेसिक आहेत. ओके बेसिकली हा जो कॉन्सेप्ट आहे तो पहा 1 2 3 4 5 समजलं का? गेमिंग है ना, गेमिंग मध्ये कसं असतं, ही लेवल आहे, ही लेवल आहे 1 2 3 4 5. तर फिफ्थ लेवलच्याही पुढे हा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनचा कन्सेप्ट आहे. ओके आणि आपण या लेवलवर आहोत, कळलं का? तर आपल्याला या लेवलवरनं पहिले आपल्याला इथपर्यंत पोहोचायचं आहे. ओके आणि मी तुम्हाला तेच करणार आहे. मी तुम्हाला पहिले इथपर्यंत पोहोचवणार आहे. नंतर जेव्हा आणखी तुम्हाला वाटेल तेव्हा मी तुम्हाला असा व्हिडिओ बनवून देईल ज्यामध्ये तुम्हाला हा कन्सेप्ट शिकायला मिळेल. ओके तर तुम्हाला काही बेसिक गोष्टी सांगतो, सिंपल गोष्टी सांगतो. पहा आता माझ्याकडे आहे डिस्टन्स घेतला आणि मी घेतला टाइम. आता मी याचा ग्राफ तयार करतो है ना. आता मी याचा ग्राफ तयार करतो है ना. तर मी काय घेतलं, इथे घेतला मी डिस्टन्स, इथे घेतला मी टाइम. कळलं? आता समजा माझी वेलोसिटी कशी आहे, युनिफॉर्म वेलोसिटी आहे. म्हणजे मी काय करतो, इक्वल टाइम मध्ये इक्वल डिस्टन्स कव्हर करतो. तर असा माझा ग्राफ बनेल. कळलं? आता बघा डिस्टन्स आणि टाइम म्हणजे मी असा ग्राफ घेतला ज्याच्यामध्ये डिस्टन्स आणि टाइम आहे. म्हणजे वाय ॲक्सिसवर घेतला डिस्टन्स आणि एक्स ॲक्सिसवर घेतलेला आहे टाइम. तर तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा मी डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम करतो तेव्हा मला काय मिळतं, तेव्हा मला मिळतं व्हेलॉसिटी. पण इथे डिस्टन्स म्हणजे काय, इथे डिस्टन्स म्हणजे काय, वाय कोऑर्डिनेट है ना, वाय कोऑर्डिनेट है ना, वाय कोऑर्डिनेट समजलं तुम्हाला? वाय कोऑर्डिनेट है ना, कळलं का? हा जो आहे तो वाय कोऑर्डिनेट आहे. म्हणजे वाय ॲक्सिस वरनं एखादा जर पॉईंट घेतला आपल्याला तर आपल्याला माहित पडेल की डिस्टन्स किती आहे. आणि जेव्हा आपण एक्स ॲक्सिसवर पॉईंट घेऊ म्हणजे आपण जेव्हा घेऊ एक्स कोऑर्डिनेट तेव्हा आपल्याला कळेल की टाइम किती आहे. म्हणजे हे दोन आल्यानंतर मला कळेल की है ना, म्हणजे इथे आपण y2 - y1 घेत असतो आणि इकडे घेतो आपण x2 - x1 है ना. कळलं? म्हणजे आपण इथे आहोत तर y1 हा आपण y1 घेतला, हा आपण y2 घेतला. तर y1 y2 जर घेतला आपण तर आपल्याला डिस्टन्स माहित पडतं की डिस्टन्स किती आहे. नंतर आपण समजा x1 आणि x2 जर घेतला तर याचा डिफरन्स तयार केला तर आपल्याला माहित पडतं की टाइम किती आहे. ओके y2 - y1 अपॉन x2 - x1. ओके कळलं? तर अशी कंडिशन आहे, ओके. पण वाय आणि एक्स म्हणजे वाय म्हणजे काय, आपला डिस्टन्स झाला आणि एक्स म्हणजे काय, आपला टाइम झाला. तर जेव्हा आपण डिस्टन्स आणि टाइम घेतो तेव्हा बेसिकली आपण डिस्टन्स आणि टाइम जेव्हा घेत असतो तेव्हा बेसिकली आपण काय सांगत असतो, बेसिकली आपण सांगत असतो व्हेलॉसिटी बद्दल. कशाबद्दल? व्हेलॉसिटी बद्दल. ओके तर हा जो आपण लाईन काढली या लाईनचा स्लोप तयार केला जातो, स्लोप है ना. जेव्हा आपण y2 - y1 किंवा x2 - x1 करतो तेव्हा आपल्याला मिळतो स्लोप है ना. म्हणजे हे जे आहे याला काय म्हणतात, याला म्हणतात स्लोप ऑफ द ग्राफ. आणि हा जो स्लोप ऑफ द ग्राफ आहे तो आपल्याला काय देतो आहे, व्हेलॉसिटी देतो आहे. हा जो स्लोप ऑफ द ग्राफ आहे तो आपल्याला व्हेलॉसिटी देतो आहे. कळलं? हा झाला पहिला कन्सेप्ट. दुसरा कन्सेप्ट तुम्हाला सांगतो मी. आता माझ्याकडे व्हेलॉसिटी आहे आणि माझ्याकडे टाइम आहे है ना. तर मी आता वाय ॲक्सिसवर घेतो व्हेलॉसिटी आणि एक्स ॲक्सिसवर घेतो मी टाइम. ओके आता माझी व्हेलॉसिटी वाढते आहे युनिफॉर्म.
ओके, मग आता मी काय करतो, समजा आता मी y2 मायनस y1 घेतला, म्हणजे हा आणि हा पॉईंट, हा माझा y1 आहे, हा माझा y2 आहे, हा माझा x1 आहे, हा माझा x2 आहे. तर y2 मायनस y1 घेतला आणि समजा मी x2 मायनस x1 घेतला, या केसमध्ये काय होतं माहिती आहे का, y2 मायनस y1 x2 मायनस x1, तर इथे म्हणजे मला मिळतं वेलोसिटी. ओके, और यहाँ पे मिलने वाला है टाइम. ओके, वेलोसिटी और यहाँ पे मिलने वाला है टाइम, है ना. y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आणि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम म्हणजे काय असतं, ॲसलरेशन. ॲसलरेशन. आणि तुम्हाला मी सांगितलं की ही जी टर्म आहे, ही जी टर्म आहे है ना, ही जी टर्म आहे त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला म्हणतो आपण स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ. याला म्हणतो आपण स्लोप ऑफ द ग्राफ. जो स्लोप ऑफ द ग्राफ आहे त्यालाच म्हटलं जातं ॲसलरेशन, है ना. म्हणजे समजा मी व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफचा स्लोप जर काढला तर मला काय मिळतं, ॲसलरेशन मिळतं. ये भाई बेसिक चीज़ें हैं. मैं सबको यही कहता हूँ कि ये बच्चों के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, इसको समझाना यहाँ पे. इसलिए पहले भाई बेसिक चीज़ें समझ लो, अगर वो समझ में नहीं आया इसका कोई फ़ायदा नहीं. और मैं ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाऊँगा आपको तो जो पहले मैंने पढ़ा है ना वो सब आप भूल जाओगे. इसलिए भैया तुम पहले जो तुमने खा लिया है पहले उसको डाइजेस्ट करो, बाद में इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा. ओके, बाद में मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, पहले आप इसको समझ लो. जैसे आप बोलोगे सर मुझे समझ में आ गया, थम्स अप, तो एक और वीडियो बनेगा उसमें आपको मैं पूरा ग्राफ के बारे में समझा दूंगा. ओके, चलिए इतना हो गया. अभी मैं आपको बताता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना. अभी आपको मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना. इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो तीन अपने पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है. हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है. हमारे पास में क्या है, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना. हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन. जो पहला क्वेश्चन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये हो गया अपना पहला इक्वेशन ऑफ मोशन. उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन. जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है अपना वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस. ओके, यहाँ पर यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ना. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है. वी का मतलब होता है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है. ओके, ए का मतलब होता है कि आपका एक्सेलरेशन कितना है. ओके, उसके बाद में एस का मतलब होता है कि आपका डिस्टेंस कितना कवर किया है, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है. ओके, और बाकी टी, टी का मतलब होता है आपका टाइम, टी का मतलब होता है आपका टाइम. तो इनसे बनता है अपना थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये कुछ क्वेश्चन है कि आपको मैंने दिए हैं कि आप ट्राई करना सॉल्व करने का. ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है. ओके, जैसे आपको समय मिले आप उसको होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो. अब देखो सर्कुलर मोशन की बात यहाँ पर की जा रही है. सर्कुलर मोशन इस तरीके से बताया गया है आपको, सर्कुलर मोशन, है ना. हाँ, कोई बात. देखो सर्कुलर मोशन मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एक तो मैं हटा देता हूँ, तो सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, फिर हमने इसको हटा दिया. हाँ,
इसमें हम एक पेज ऐड कर देते हैं। हाँ, अब देखो, अभी हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, है ना। सर्कुलर मोशन, है ना। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, मतलब आप किसी, है ना, आप किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, नहीं नहीं, ये हल्ला, अगर आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो तो आपकी मोशन क्या हो गई, सर्कुलर मोशन हो गई, है ना। मतलब सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference, along the circumference, motion of particle along the circumference of a circle is called circular motion. इसको सर्कुलर मोशन बोला जाता है, इसको ही सर्कुलर मोशन बोला जाता है। एकदम सिंपल सी बात कि अगर आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो तो आपकी मोशन को सर्कुलर मोशन बोला जाएगा, है ना। आपकी मोशन को सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। लाइट अपना बार बार बंद हो रहा है, वैसे इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। चलो, लाइट अपना चल गया है। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर होता कैसा है, सर्कुलर मोशन में एक फोर्स लगता है और वो जो फोर्स होता है वो सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है। देखो, ये कर सर्कल का सेंटर है, तो जो आपका फोर्स लगेगा, तो ये जो फोर्स लगने वाला है ये अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल लगने वाला है ना। अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। ये लगने वाला है अलोंग द रेडियस, along the radius and towards the center, towards the center of circle, center of circle, है ना। तो ये जो फोर्स है इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो ये जो है वो जो सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो अलोंग द रेडियस होता है एंड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल होता है ना। इसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। ओके, चलो, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब देखो दूसरी बात ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। ओके, मान लीजिए आप ऐसा गोल गोल घूम रहे हो, तो जब आप यहाँ पे हो, है ना, मान लीजिए कि आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, समझते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा गोल। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हो तो जब आप यहाँ पे हो तो आपकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो यहाँ पर है। जब आप यहाँ पे हो तो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर है ना। तो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे, जब आप यहाँ पे हो तो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे, जब आप यहाँ पे हो तो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे, जब आप यहाँ पे हो तो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे, जब यहाँ पे हो तो ये है, जब यहाँ पे हो तो ये है, जब यहाँ पे हो तो ये है। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की अलग अलग डायरेक्शन होती है। मान लीजिए आप गोल गोल घूम रहे हो, तो यहाँ से अगर आप छूट गए तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, अगर आप यहाँ से छूट गए तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ऐसा होता है। ओके, अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की यहाँ पर बात की गई है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये बहुत डिफिकल्ट तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अपन इतना डिफिकल्ट नहीं जाने वाले, एकदम बहुत सिंपल सिंपल जाने वाले हैं। ओके, बुक में काफ़ी, हाँ, बुक में काफ़ी इतना डिफिकल्ट दिया गया है ना, तो बच्चों को लगता है कि अरे बाप रे क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके, और जिस तरीके से वो दिया गया है
आप उसको 2 साल भी पढ़ोगे ना तभी आपके समझ में नहीं आने वाला। न्यूटन के लॉज बहुत सिंपल है, न्यूटन ने इतना डिफिकल्ट दिया ही नहीं जितना बुक में है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो ओके ओके, देखो न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है, न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें ये बोलता है कि अगर बॉडी यहां पर है ना, बॉडी यहां पे है, तो जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो बॉडी यहां पर ही रहेगी। जब तक हम इसके ऊपर धक्का नहीं लगाते तब तक ये यहां पर ही रहने वाली। उसके बाद में अगर गाड़ी चल रही है, जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते तब तक ये गाड़ी चलती ही रहेगी। सिंपल सा लॉ है, समझ में आ रहा है। अब देखो किसी को काम करने की आदत है, जैसे अपने घर में अपनी मम्मी को पापा को रोज काम करने की आदत है, वो रोज उठते काम करते हैं, रोज उठते काम करते हैं, तो उनको काम करने की आदत है। तो कभी कभी मम्मी को बोलना पड़ता है कि मम्मी अभी बस हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, अभी काम मत करो। तो जब उसको 4 बार 5 बार हम समझाते हैं वो सुनती नहीं है, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तब जाकर के वो चुप बैठती है ना। यही न्यूटन का लॉ है। न्यूटन क्या बोलता है कि जो गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है, वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट हो जाता है ना, समझ में आ रहा है। जब तक अपने को सर्दी जुकाम नहीं हो जाता, मतलब अपने के ऊपर बाहर से जब तक अपने ऊपर फोर्स नहीं लगता तब तक मम्मी काम करती जा रही है करती जा रही है करती जा रही है। और अपना उल्टा काम है, अपने को काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, स्कूल में बड़ी मुश्किल से जाना, उसमें साइंस और मैथ्स का लेक्चर नहीं करना, घर पे आकर के होमवर्क नहीं करना, बड़ी मुश्किल से टेस्ट देना। टेस्ट तो अपन देते नहीं, जिस दिन स्कूल में टेस्ट होती है वही टेस्ट होती है, उसके अलावा तो टेस्ट ही नहीं होती अपनी। तो जब तक अपने को कम मार्क्स नहीं मिलते, जब तक अपने को घर से, घर वालों से, बाहर वालों से, दोस्तों से, सब तरफ से अपनी कुटाई नहीं हो जाती, तब तक अपन पढ़ाई करते क्या नहीं। यही न्यूटन का लॉ है। न्यूटन बोलता है कि जो गाड़ी रुकी हुई है तो जब तक आप उसको धक्का नहीं दोगे तब तक वो वैसी रहेगी जैसा अपना काम है। और ये जो है मम्मी वाला काम है, काम करते जा रही है करते जा रही है करते है, जब तक बाहर से, जब पूरा एटमॉस्फेयर खराब नहीं हो जाता है, जब तक उसकी तबीयत खराब नहीं हो जाती तब तक वो रुकती ही नहीं है। तो न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि बॉडी जो होती है ना, बॉडी, एक तो जो बॉडी होती है ना, एक तो वो कैसी होती है ना, एक तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है, एक तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है, या फिर वो मोशन में रहती है ना, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहती है या फिर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है। ओके, कब तक ऐसा होता है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो जाता, जब तक बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस, है ना, अनबैलेंस मतलब एकदम ही इतना भयानक, है ना, जब तक बीमार ना पड़ जाए तब तक अपनी मम्मी काम ही करती रहती, पापा भी काम ही कर रहे थे। जब तक वो बीमार नहीं पड़ जाते, मतलब बाहर से एक्ट होने वाला अनबैलेंस फोर्स, है ना, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है, जब तक उसके ऊपर एक्ट होगा नहीं तब तक बॉडी रेस्ट में ही रहने वाली। उसके बाद में बॉडी मोशन में कह रहे कब, है ना, बॉडी अगर मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर सेम एक्सटर्नल अनबैलेंस, है ना, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो जाता, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट unless it is acted upon by the external unbalanced force. Body remain in uniform motion unless it is acted upon by the external unbalanced force. यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में।
न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि देखो होता क्या है, एक होती है मोमेंटम नाम की चीज है ना, एक होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, बॉडी का मास और बॉडी का वेलोसिटी। ओके, अब देखो मान लीजिए कि ये कोई बॉल है जो जाकर के टकराती है वॉल को, है ना, ये बॉल है और ये बॉल जाकर के वॉल को टकराई, उसके बाद में इसकी वेलोसिटी बदल चुकी है, यहाँ पे आ जाओ। मतलब देखो ये बॉल है, इसका कुछ मास है, इसकी कुछ वेलोसिटी है ना। ओके देखो, तो इसका कुछ मास है और इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। जब ये वॉल से टकराया तो उसके पास कुछ मास है और उसकी कुछ वेलोसिटी है। ओके, तो ये मोमेंटम है पहला, ये दूसरा मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं अगर बात करूं तो ये जो वॉल है ना, इस वॉल ने इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स अप्लाई करने के कारण इसका जो मोमेंटम बदल चुका है ना। इस वॉल ने इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के कारण इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है? तो जब फोर्स एक्ट होता है बॉडी के ऊपर तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। यही न्यूटन का कहना है, सेकेंड लॉ में यही बोला गया है कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होता है तब उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। मतलब यहां पर आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ कि मोमेंटम में होने वाला बदलाव किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स के ऊपर। यह है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ओके, इसको थोड़ा अगर मॉडिफाई किया जाए तो ये इस प्रकार से दिखता है अपने को कि फोर्स, मास को मैं कॉमन लेता हूं तो बचता क्या है कि v माइनस यू बचता है और टाइम बचता है। यहाँ पर मास बचा है v माइनस यू अपॉन टाइम, मतलब यहाँ पर बचता है एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू बन चुका है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू बन चुका है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ऐसा होता है। ओके चलो भाई, अब देखो न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ काफी सिंपल है। देखो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ में ये कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ में ये कहता है फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन अपने को मिलती है। ओके, मान लो कि यहाँ एक बॉडी है और ये बॉडी जाकर के किसी को टकराई, तो पहली बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, है ना, पहली बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, मतलब पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, है ना, इसको मैं फोर्स 1 बोलता हूँ। तो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, इसको मैं फोर्स 2 बोलता हूँ। इनका कहना है कि ये दोनों फोर्स इक्वल होने वाले, बस डायरेक्शन अपोजिट होने वाली। मतलब पहला जो फोर्स है ये हो गया पहला फोर्स, उसकी जो अपोजिट है वो दूसरा फोर्स होने वाला है, लेकिन उसकी वैल्यू सेम होने वाली है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा होता है। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, अब ये थर्ड लॉ के ऊपर ही अपना फाइनल कंसेप्ट है। फाइनल कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। फाइनल जो कंसेप्ट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके चलिए, तो आपको मैं इसको समझाता हूँ कि ये होता कैसा है। ये बहुत बड़ा इसके अंदर किया हुआ है, पूरा काफ़ी लॉन्ग इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपको मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ, एकदम सिंपल भाषा में, है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इन्होंने इसको इतना डिफिकल्ट कर दिया, इतना डिफिकल्ट कर दिया है कि बस बच्चे इसको देख करके पागल हो जाते हैं। ओके चलो,
एकदम सिंपल सी बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात करते हैं अब। ओके एक मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ, बस लास्ट वाला कंसेप्ट है अपना। ओके देखो देखो यहाँ पर है ना, पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू इनिशियल फाइनली सेम ही रहती है ना, उसकी इनिशियल फाइनल वैल्यू सेम ही रहती है, मतलब उसके मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं होता, ऐसा इनका कहना है। अब देखो बात कैसी, यहाँ पर एक बॉडी है, का मास है m1 और उसकी जो वेलोसिटी है वो है u1। ओके, की वेलोसिटी क्या है u1। अब ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2 और इसकी जो वेलोसिटी है वो u2। समझ में आ रहा है। अब ये बॉडी इसको जाकर के टकराई है ना, मतलब देखो ये बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, ये भी बॉडी मोशन में है, इसका मास है, इसकी वेलोसिटी है, इसका मास है, इसकी वेलोसिटी है। अभी हम क्या करेंगे, इसका टोटल मोमेंटम निकालते हैं, तो निकालेंगे हम टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम बनने वाला है इसका m1 u1 प्लस m2, ये बनने वाला इसका टोटल मोमेंटम। ओके, उसके बाद में देखो अब इनका कोलिजन हो गया है ना, मान लो कि ये बॉडी आपस में टकराई। ओके समझ में आ रहा है, मान लो कि ये दोनों बॉडी आपस में टकराती है, ये जाकर के इसको टकराता है, समझ रहे हो, ये इसको जाकर के टकराया मान लो। मतलब ये जो कोलिजन था ये कैसा था, बिफोर कोलिजन है ना, मतलब ये जो मोमेंटम है, तो ये जो मोमेंटम है वो है बिफोर कोलिजन, ये जो मोमेंटम है वो है बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम है ना, ये जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम है। अब ये टकराया, तो अभी हम निकालेंगे, देखो ये है, तो थोड़ा लिखने में थोड़ी गड़बड़ हुई है, जैसे इसको मैं लिखता हूं टोटल इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल। ओके, ये है बिफोर कोलिजन। अब ये टकराया, टकराने के बाद में देखो इसका मास तो m1 मास तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी मास तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी। यहाँ पे m1 v1 लिया मैंने, यहाँ पर मैंने लिया m2 v2, तो मास भले ही सेम है लेकिन वेलोसिटी उसकी बदल चुकी है। यहाँ पर मैं निकालता हूँ फाइनल मोमेंटम, और ये जो फाइनल मोमेंटम निकालने वाला हूँ मैं, की वैल्यू आएगी m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हो गया, तो ये जो है इसको बोला जाता है, ये जो मोमेंटम है वो आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें होता क्या है, इसमें न्यूटन के थर्ड लॉ का इस्तेमाल होता है ना, कैसे देखो, इसमें देखो देखो ये है पहली बॉडी और ये है सेकंड बॉडी। ओके, ये वही बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी। अब न्यूटन का लॉ क्या कहता है, न्यूटन का लॉ कहता है कि पहले वाली बॉडी ने जितना फोर्स लगाया सेकंड वाली बॉडी पे, तो वो फोर्स, अगर पहली वाली बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी तो सेकंड वाली बॉडी पर अगर पहले वाली बॉडी सेकंड वाली बॉडी पर फोर्स लगाएगी तो सेकंड वाली बॉडी फिर, पहले वाली बॉडी अगर सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी तो सेकंड वाली बॉडी भी फर्स्ट वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी।
लेकिन उसकी डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी, मतलब इसको मैं निगेटिव साइन देता हूँ, है ना। तो अगर मैं F1 की बात कर रहा हूँ तो F1 का क्या होने वाला है, F1 की वैल्यू क्या होने वाली है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, है ना। मतलब इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो मुझे लेना पड़ेगा m1 v1, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, और इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 डिवाइडेड बाय टाइम, ओके, इज इक्वल टू यहां पर आएगा निगेटिव साइन। अगर मैं F2 की बात करता हूं तो यहां पे आएगा सेकंड वाली बॉडी का फाइनल मोमेंटम, ओके। तो ये है इसका फाइनल मोमेंटम m2 v2, ओके, और ये इसका इनिशियल मोमेंटम ये है m2 u2, ओके, टाइम। समझ में आ रहा है? ओके, इस तरीके से। अब बस इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, इसको मैं मॉडिफाई करूँगा तो हमें मिलेगा कि बिफोर, मतलब ये जो इनिशियल मोमेंटम है और ये जो फाइनल मोमेंटम है, हमें ये पता चलेगा जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल है ना। देखो कैसे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइम को कैंसिल कर देते हैं, टाइम तो इक्वल है ना। जितने टाइम में इसने फोर्स अप्लाई किया उतने टाइम में उसने भी फोर्स अप्लाई किया, है ना, ऐसा होता है। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना काफ़ी सिंपल है, टाइम तो कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा, देखो देखो यहाँ पर बचेगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट m2 v2 माइनस m2 u2, ओके। चलो अब जो है माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस m2 v2 प्लस m2 m1 v1 माइनस m1 u1, ओके। ओके, बस इतना हो गया। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं m1 v1 लिखता हूँ, तो इधर जो निगेटिव साइन है इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये बनेगा प्लस m2 v2, और ये देखो यहाँ पर क्या है m2 u2 है, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये बनेगा m1 u1। तो अगर आप इसको देखेंगे, तो आपको पता चलेगा ये है इनिशियल मोमेंटम और ये है फाइनल मोमेंटम, है ना। तो आप देख सकते हैं इसको, अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ तो ये बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा अपना फाइनल मोमेंटम, और ये बन जाएगा अपना इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल, ओके, ऐसा होता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमने न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी सिस्टम का, मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन के सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे इसको कमेंट कीजिए कि आपको क्या नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं सर मुझे ये जो है नहीं आया, ये नहीं आया, तो उसके ऊपर भी मैं एक मस्त वीडियो बनाऊंगा, ओके। तब तक के लिए आप इस पूरे लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। सारे ही कंसेप्ट मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाए हैं, तो किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो कुछ चीज़ें बुक में है लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट करके बताई है, लेकिन मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाया है। तो आप सभी लोग, जो मैंने लिख करके दिया है वो आपकी नोटबुक जो है उसके अंदर लिख करके रखी है,
लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये भी आपको मिलेगा। किस में मिलेगा ये आपको मिलने वाला है हमारे PW महाराष्ट्र के 9th स्टैंडर्ड के व्हाट्सएप चैनल पे। वहां पे जाकर के QR कोड को आपको स्कैन करना है। इसी PDF के अंदर QR कोड है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। फिर से एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए, हाँ देखो, ये वो QR कोड है। इसको जैसे आप स्कैन करते हो तो डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाओगे हमारे इस चैनल के ऊपर, और फिर आप वहाँ पे जाकर के इस क्लास नोट्स को देख पाओगे, उसको स्टडी कर पाओगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।